हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस में सीक्वेंस टॉपिक से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एंड सेशनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बोजानो-वायर्सट्रास थ्योरम के प्रूफ में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, इस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। जो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके हर एक टर्म को हमें समझना होता है। तो हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मल सा प्रूफ करेंगे कंप्लीटली, और फिर उसके हर एक टर्म, जो भी टर्म आपको प्रॉब्लम दे सकता है, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल समझ आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर समझ आ जाए तो आप इसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट दे रखे हैं, एवरी रियल सीक्वेंस हैज अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। इनके कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी रियल नंबर की सीक्वेंस है तो उसकी एक ना एक मोनोटोन सब सीक्वेंस जरूर पॉसिबल होगी। मतलब आप अपनी कोई भी सीक्वेंस हो, वो मोनोटोन हो या ना हो, लेकिन उसमें से एक मोनोटोन सब सीक्वेंस निकाल सकते हो। आपकी सीक्वेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मोनोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो दो ही तरह की हो सकती है, या तो वो मोनोटोन होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर वो मोनोटोन है तब तो हमको कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, मतलब फिर तो उसमें से कितनी भी आप सब सीक्वेंसेस मोनोटोन निकाल सकते हो। लेकिन अगर मोनोटोन नहीं है तो हमें प्रूफ करना होगा। हालांकि हम कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट लिखेंगे, लेकिन देखिए हमें यहां पर हर एक टर्म को काफी गहराई से समझना होगा। तो सबसे पहले हम उस टर्म को समझ लेना चाहते हैं जिस टर्म पे पूरी थ्योरम का प्रूफ बेस है। तो वो टर्म होगा, आपकी बुक में भी लिखा होगा, वो आपकी बुक में तीन तरीके से लिखा हो सकता है, पीक पॉइंट, पीक टर्म और डोमिनेंट टर्म। मतलब कैसे लिखा हो सकता है? हो सकता है ऐसे लिखा हो, पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, या फिर आपके सीक्वेंस में लिखा हो सकता है बुक में डोमिनेंट टर्म ऑफ सीक्वेंस। और बुक में जितनी चीजें बताई जा रही हैं उन चीजों को देख लेना। कभी कभी मैं बुक में देखता हूं कि मतलब थोड़ा आउटवर्ड्स चीजें लिख दी जाती हैं, आप जानते हो थ्योरम्स के प्रूफ में, बट वो हमारा काम नहीं है। अच्छा, कोई सीक्वेंस का कोई भी टर्म पीक पॉइंट या डोमिनेंट टर्म कैसे होता है, इसको समझते हैं, क्योंकि इसी पे कंप्लीटली हमारी थ्योरम का प्रूफ बेस है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस एक्शन है, एक्शन अगर कोई भी सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस का xmth टर्म, मतलब ये mth टर्म मतलब xm डोमिनेंट टर्म कहलाएगा अगर देखिए, ये स्टेटमेंट को आप समझिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर थ्योरेटिकल वे में आपसे कोई पूछे तो कहते हैं कि अ टर्म xm इज सेड टू बी डोमिनेंट टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस एक्शन इफ ऑल और फॉलोइंग टर्म्स xm आर नॉट ग्रेटर देन xm। मतलब आपके सीक्वेंस का xm जो है वो डोमिनेंट टर्म होगा अगर xm के आगे जितने भी टर्म हैं, मतलब ये m अगर फोर्थ है तो फोर्थ के आगे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट जितने भी टर्म हैं, कोई भी टर्म xm से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ये 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1। इस सीक्वेंस में आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से टर्म्स डोमिनेंट हैं आपकी सीक्वेंस में। तो देखिए, चेक करने का क्या तरीका है इस टर्म को डोमिनेंट, क्या ये टर्म डोमिनेंट है? तो ये चेक करने के लिए आपको क्या देखना है कि आपकी जो रिमेनिंग बची हुई सीक्वेंस है, मतलब इसके आगे के आपके सीक्वेंस में जितने भी टर्म है, क्या कोई इससे बड़ा है? बिल्कुल, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसलिए ये हमारी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म नहीं हो सकता। क्या ये हमारी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म हो सकता है? क्या इसके आगे, मतलब इसको भी आप इंक्लूड कर लो, लेकिन ये तो बड़ा खुद हो नहीं सकता, तो इसके आगे आपकी सीक्वेंस में क्या कोई भी टर्म इससे बड़ा है? बिल्कुल, ये देखिए बगल वाला 3 है, तो इसलिए ये आपका डोमिनेंट टर्म नहीं हो सकता। क्या ये डोमिनेंट टर्म हो सकता है? आपको देखना है कि इसके आगे कोई भी टर्म ऐसा है जो इससे बड़ा हो। नहीं है, 3 से बड़ा पूरी सीक्वेंस में कोई टर्म नहीं है, तो इसके आगे तो कोई चांस ही नहीं, तो इसलिए ये हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म बना। 2, आप देखो ये यहां पर, क्या 2 के आगे कोई भी ऐसा टर्म है जो 2 से बड़ा हो? ना 1 0 -1 -2 -3 -2 -1, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म बना। 1, ये भी हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म बना, क्योंकि इसके आगे पीछे नहीं देखना, सिर्फ आपको आगे देखना, क्या कोई इससे बड़ा टर्म है? नहीं है, तो 0 भी हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म बनेगा। -1 भी बनेगा, क्योंकि आप देखो -2 इससे छोटा, -3 इससे छोटा, -2 इससे छोटा, -1 इक्वल, लेकिन कोई बड़ा नहीं है। -2 हमारी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इससे -3 तो छोटा है, -2 छोटा है, लेकिन -1 बड़ा है, तो मतलब इसके आगे एक ऐसा टर्म है जो इससे बड़ा है, इसलिए ये डोमिनेंट टर्म नहीं बनेगा। -3 भी नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बड़े इसके आगे के दोनों टर्म है, ये भी नहीं बनेगा, और इसका डोमिनेशन हो ही नहीं सकता। ये अपना डोमिनेशन शो किसे करेगा? ये तो लास्ट टर्म है, इसके आगे कोई टर्म है ही नहीं। इसी को हम लोग ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस को ग्राफिकली शो करते हैं। तो फर्स्ट x1 मतलब फर्स्ट टर्म कहां पर है? 1, सेकेंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है
3, सेकेंड फोर्थ टर्म है 2, फिर है 1, अरे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बस समझाने के लिए हम लोग बना रहे हैं। फिफ्थ टर्म नहीं, ये तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ 0, सेवेंथ -1, एट्थ -2, नाइन्थ -3, -2, -1 ना। तो इस तरह से आपकी ये वाली सीक्वेंस है। अगर आपको ग्राफ में देखना है कि आपके सीक्वेंस का कौन सा टर्म डोमिनेंट है कौन सा नहीं है, तो सिंपल तरीका देखिए, ग्राफ में क्या है, जितना अपवर्ड जाएंगे सीक्वेंस के टर्म की उतनी बड़ी वैल्यू, और जितना डाउनवर्ड जाएगा उतना छोटी वैल्यू। तो मतलब अगर आपके सीक्वेंस का ये फर्स्ट टर्म है तो इसके आगे इसके राइट साइड में कोई भी टर्म ऐसा है जो अब इससे ऊपर गया है तो वो डोमिनेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके आगे का कोई भी टर्म उससे ऊपर नहीं गया है तो मतलब वो डोमिनेंट होगा। जैसे ये डोमिनेंट नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर गया, ये डोमिनेंट नहीं है, इसके ऊपर ये गया, लेकिन देखिए इसके आगे का कोई भी टर्म इसके ऊपर नहीं गया है, तो मतलब ये हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म होगा। ये भी हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म होगा क्योंकि इसके आगे देखिए कोई भी टर्म इसके ऊपर नहीं गया। ये भी हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म होगा, ये भी हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म होगा, और उसी तरह ये भी देखिए हमारी सीक्वेंस का एक डोमिनेंट टर्म होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं गया, इसकी लाइन पे जरूर लाई कर रहा है। ये हमारी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक टर्म देखिए ये इसके आगे भी है और इसके ऊपर गया है, ये देखिए ये इसके राइट साइड में भी मिल रहा है और इसके ऊपर गया है, तो इसलिए ये हमारी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म नहीं होगा। उसी तरह ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर दो टर्म गए हैं। तो सिंपल सी ये चीज है। डोमिनेंस को आप कैसे ग्राफिकली भी देख सकते हो और कैसे आप ऐसे सीक्वेंस में भी देख सकते हो। डोमिनेंट टर्म का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब अपने प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारी थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा, पूरा फॉर्मल वे हम लोग बता देंगे जो कि आपके लिए इनफ होगा। बस हम लोग उसमें टर्म को जो लिखना मतलब जो समझना बहुत जरूरी है उन्हीं को लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करेंगे, हमें शो करना है कि एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। तो मतलब हम कोई भी रियल सीक्वेंस लेके चलें उसका मोनोटोन सब सीक्वेंस शो कर दे। तो सबसे पहले कोई भी आर्बिट्रेरी रियल सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट xn, हम सारे स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं, आप जानते हो जो कि कम पड़ जाती है कभी कभी। लेट xn बी आर रियल सीक्वेंस, हम लोग ने सपोज कर लिया कि लेट xn बी आर रियल सीक्वेंस, फिर वही फॉर्मल काम, हेयर वी नीड टू प्रूव दैट इट हैज आ मोनोटोन सब सीक्वेंस, मतलब हमें यहां पर दिखाना है कि इसकी कम से कम एक मोनोटोन सब सीक्वेंस जरूर होगी। इन दिस वे देयर आर टू केसेस विल राइज, मतलब अभी अच्छा पहले इंग्लिश में पूरा कर लेते हैं। इन दिस आपको जो लिखना है आप लिखते जाइएगा। इन दिस वे देयर विल बी टू केसेस राइजेस, फर्स्ट वन इज एक्सन इज मोनोटोन एंड सेकेंड वन इज एक्सन इज नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, फिर फर्स्ट केस को ले लेंगे। इफ एक्सन इज अ मोनोटोन देन वी हैव नथिंग टू प्रूव दैट, then here we have nothing to prove that. Why? हमें दिखाना है कि xn कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी कोई ना कोई मोनोटोन सब सीक्वेंस जरूर पॉसिबल होगी। तो xn देखिए, जब आप मोनोटोन के बारे में सोच रहे हो तो सीक्वेंस के सिर्फ दो पार्ट हो सकते हैं, या तो मोनोटोन हो या तो ना हो। तो हमने लिया पहला केस कि अगर वो मोनोटोन है तो इस केस में हमें कुछ नहीं शो करना है, क्योंकि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ मोनोटोन सीक्वेंस इज मोनोटोन, इटसेल्फ मोनोटोन। मतलब आप अपने मोनोटोन, अगर आपकी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसकी कोई भी सब सीक्वेंस बनाओगे तो भी मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि आपको ऑर्डर भी वहीं से उतारने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसकी एक सब सीक्वेंस बनाई 2 4 6, तो ये भी देखिए मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी। तो अगर आपकी सीक्वेंस एक्सन मोनोटोन थी तो हमें यहां पर कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस होंगी सारी मोनोटोन होंगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्या कहते हैं, मतलब तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट हैज अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। बट इफ xn इज नॉट अ मोनोटोन सीक्वेंस, मतलब अगर xn मोनोटोन नहीं है, इन दिस केस वी नीड टू प्रूव दैट इट हैज एट लीस्ट वन मोनोटोन सब सीक्वेंस। ठीक है, हमें यह भी लिखना होगा कि अगर हमारी जो xn है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है तो इस केस में हमें दिखाना है कि उसकी कम से कम एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होंगी। For proving that we used term dominant term. For proving that we need to dominant term of sequence. I hope आपको समझ आ रहा होगा। फिर वहां पर आप ब्रैकेट में डोमिनेंट टर्म की डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि xm is said to be dominant। समझ आ रही मेरी बात? क्या करना है हम लोग को, फिर से एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट जो आपको लिखना है, let xn be a real sequence. Here we need to prove that xn has a monotone subsequence. In this way, there will be two cases rises. First one is xn be a monotone sequence. In this case, we have nothing to prove that. And second one is xn is not a monotone subsequence.
then we need to prove that xn has a monotone subsequence. For proving that we used dominant term. ब्रैकेट में आप dominant term की definition लिख देंगे कि xn xm in the sequence is said to be dominant term if every following term to xm is less than or equal to xm, है ना। मतलब आप ने अभी तक कितना कुछ लिख लिया है कि आप एक xm रियल सीक्वेंस लेके चुके हैं, आपको दिखाना है कि इसकी कम से कम एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगी। जब आप मोनोटोन के बारे में सोचते हो तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं, या तो आपकी xn मोनोटोन हो तो हमें यहाँ पर कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी सारी सीक्वेंस सब सीक्वेंसेस मोनोटोन होंगी, तो मतलब कोई भी आप एक ले सकते हो। बट अगर आपकी xn एक मोनोटोन सब सीक्वेंस नहीं है तो उस केस में आपको दिखाना होगा कि इसकी कम से कम एक मोनोटोन सब सीक्वेंस है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग डोमिनेंट टर्म की हेल्प लेंगे। तो देखिए अब आपकी, और जब हम लोग डोमिनेंट टर्म की बात कर रहे हैं, इफ यू हैव अ नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये लिखना नहीं है बट समझिए, अगर आपके पास एक नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो डोमिनेंट टर्म पे भी दो केसेस राइज होते हैं। कैसे? आपकी सीक्वेंस रैंडम फ्लो कर रही है, मतलब कभी अप डाउन, तो उस केस में आपकी सीक्वेंस में या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमिनेंट टर्म हो सकते हैं और या तो सम फाइनाइट नंबर ऑफ डोमिनेंट टर्म हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो सीक्वेंस देख रहे थे, हालांकि हमने इसको अभी कंप्लीट भी नहीं किया था, लेकिन मान लीजिए उसके आगे के सारे टर्म ऐसे ही थे, -1 0 -1 0 -1 0, तो आगे तो कोई भी डोमिनेंट टर्म आएगा, 0 आएगा। मान लीजिए ऐसे थे -1, मतलब ऐसा ही कुछ था कि इसमें, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वहां पर डोमिनेंट टर्म के भी दो केसेस राइज होते हैं। फर्स्ट वन इज either there will be a finite number of dominant term और second one is there will be infinite number of dominant term। तो आप यहां पर लिखेंगे कि we used dominant term and in this case there will be also two cases rises। first one is xn has finite number of dominant term and second one is xn has infinite number of dominant term या infinitely many dominant term। तो दोनों केसेस पे हमें दिखाना होगा कि इसके पास एक मोनोटोन सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है। तो सबसे पहला केस हम लोग ले लेंगे कि देयर विल बी इनफाइनाइट डोमिनेंट टर्म। पहला हम लोग का केस क्या है कि देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी डोमिनेंट टर्म। हमने क्या कहा कि अगर आपकी सीक्वेंस नॉन मोनोटोनिक है तो हमको डोमिनेंट टर्म का यूज करना है, और डोमिनेंट टर्म में भी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए दो तरीके के केसेस राइज हो सकते हैं और दोनों थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमको दोनों के लिए प्रूफ करना होगा कि वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमिनेंट टर्म हो, और एक दूसरा ऐसा केस हो सकता है कि वहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ डोमिनेंट टर्म हो। तो देखिए जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमिनेंट टर्म है तो फिर इसका प्रूफ कैसा होता है और इसको इसमें से कैसे हम लोग मोनोटोन सब सीक्वेंस निकालते हैं। तो इफ, पूरी आप थ्योरी लिख लीजिएगा और ये थ्योरी में ही कंप्लीट हो जाएगा। इफ xn हैज इनफाइनाइट dominant term, infinite dominant term and xn1, xn2, xn3 and so on are dominant terms of xn such as, समझिएगा यहीं पे कॉन्सेप्ट है, xn1 is less than or equal to n2 is less than or equal to n3 is less than or equal to n4, then की बात बाद में। देखिए हमने कहा कि हमारी सीक्वेंस जो xn है उसमें इनफाइनाइटली मेनी डोमिनेंट टर्म्स हैं, और वो डोमिनेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट हमारा डोमिनेंट टर्म है xn1, सेकंड है xn2, थर्ड है xn3, xn4, इस तरीके से। और ये ऐसे हैं कि n1, ये सब नेचुरल नंबर्स होंगे, ये नेचुरल नंबर्स होंगे n1 n2, तो n1 n2 से छोटा है, n2 n3 से छोटा है, n3 n4 से छोटा है। तो इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? देखिए कहने का मतलब है कि n1 टर्म आपको पहले मिला होगा, मतलब आपसे कोई कहे कि 1 2 से छोटा होता है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म सेकंड से पहले मिलता है। उसी तरह अगर n1 आपका n2 से छोटा है तो मतलब n1th टर्म n2 से पहले मिला होगा। सबसे पहली चीज आपके थ्योरम के स्टेटमेंट ने कह दिया कि xn1 इज अ डोमिनेंट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस। इसका मतलब है कि every n is greater than n1
इंप्लाइज दैट xn इज लेस देन और इक्वल टू xn1। ठीक है, अब देखिए इसके आगे खेल क्या होता है, मतलब xn1 के आगे जितने भी टर्म हैं वो xn1 से छोटे हैं। अब देखिए दूसरा डोमिनेंट टर्म मिला xn2, लेकिन n2 क्या है, n1 से बड़ा है। n2 क्या है, n1 से बड़ा। पहली कंडीशन ये कहती है कि n1 से बड़ा कोई भी टर्म आप लो तो वो xn1 से छोटा होगा। तो बेशक यहां पर xn2 आपकी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म है, मतलब xn2 के आगे के सारे टर्म xn2 से छोटे या इक्वल हैं, पर xn2 का xn1 से क्या रिलेशन होगा, आप खुद सोचो। xn1 आपकी सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म था, xn2 के पहले मिल रहा है, x मतलब xn1 के आगे के सारे टर्म xn1 से छोटे या इक्वल बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उससे बड़े नहीं हो सकते, तो मतलब xn2 भी आपके xn1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब xn1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू xn2। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि xn1 हमारा पहले का डोमिनेंट टर्म है। ये डोमिनेंट तभी बने होंगे जब क्या हुआ होगा कि इसके आगे कोई भी टर्म इससे बड़ा नहीं था। अब n2 इसके आगे मिल रहा है, बेशक वो डोमिनेंट कर रहा है, पर क्या कंडीशन है कि वो xn1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये xn1 से बड़ा होता तो xn1 कभी डोमिनेंट नहीं होता। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मानिए ये आपके सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सीक्वेंस का सेकंड टर्म है, ये आपकी सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, ये आपकी सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो ये हमारा n1 था, मतलब ये हमारी सीक्वेंस का पहला डोमिनेंट टर्म था, तो मतलब अब इसके आगे आप कोई भी दूसरा टर्म लोगे तो वो इससे नीचे ही रहेगा या इसके इक्वल आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब आपको सेकंड डोमिनेंट टर्म मिला ये xn2, लेकिन ये xn2 बेशक डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि इसके आगे कोई भी टर्म इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन ये xn1 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि n1 n2 से पहले मिल जाता है और ये इटसेल्फ डोमिनेंट टर्म है, तो मतलब xn1 xn2 से बड़ा होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप n3 पे लगा दीजिए कि ये n2 के आगे मिल रहा है, इसलिए xn2 से छोटा होगा, तो मतलब xn2 जो है xn3 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि xn3 आगे के टर्म्स को तो डोमिनेशन शो करता है, लेकिन xn2 इसको ऑलरेडी डोमिनेट कर चुका है। तो इस तरीके से हो, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो xn1 होगा वो xn2 से बड़ा होगा, xn2 जो होगा xn3 से बड़ा होगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से हमें xn1, xn2, xn3 का एक इनइक्वलिटी मिल गई। तो फिर इट मीन्स सबसीक्वेंस of xn is monotone decreasing। अब समझ लेते हैं। देखिए, जब हमने कहा कि अगर xn1, xn2, xn3 ये हमारे सीक्वेंस के डोमिनेंट टर्म हैं, ऐसे हैं कि xn1 फर्स्ट डोमिनेंट टर्म है, मतलब n1 सबसे पहले मिला, फिर n2 मिला, फिर n3 मिला, n4 मिला, तो उस केस में हमने देखा कि xn1, xn2, xn3 के बीच में ये रिलेशन डेवलप होता है। तो अब देखिए n1 हमारी xn में आगे था, ये फिर n2 फिर n3, तो मतलब इनका ऑर्डर क्या है कि ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड आता है। तो उसी तरीके से हमने अपनी xn की एक सब सीक्वेंस निकाल ली, ये xn1, xn2, xn3, ये हमारे xn की एक सब सीक्वेंस निकल के आ गई। अब देखिए ये हमारे सीक्वेंस की सब सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये सारे टर्म आपकी सीक्वेंस में से ही लिए गए हैं, ये आपका सीक्वेंस था, इसमें से ही कुछ टर्म लिए गए हैं और सेम ऑर्डर में लिए गए हैं जिस ऑर्डर में ये xn में था। xn में n1 सबसे पहले आता था, तो यहां भी सबसे पहले n1 आया, फिर n2 आता था, n3 आता था। तो अगर आप इस सब सीक्वेंस के बारे में देखो, ये xn की एक सब सीक्वेंस है और साथ ही साथ इसके टर्म ये इनइक्वलिटी फॉलो करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड से बड़ा है। अभी इक्वल को हमने नहीं तो कंफ्यूजिंग कर, मतलब बड़ा या इक्वल है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं सेकंड टर्म फर्स्ट से घट रहा है, थर्ड टर्म सेकंड से घट रहा है, इस तरह से मतलब ये एक डिक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस है। तो मतलब अगर आपकी कोई भी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है,
तो उसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस पॉसिबल होती है, जो हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके डोमिनेंट टर्म से। उसके फर्स्ट डोमिनेंट टर्म, सेकंड डोमिनेंट टर्म, थर्ड डोमिनेंट टर्म, फोर्थ डोमिनेंट टर्म, इन सब को लेके हम जो सब सीक्वेंस बनाएंगे वो हमारी उसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगी। तो ये तरीका है, अगर आपकी सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी डोमिनेंट टर्म्स हैं तो कैसे आप अपनी सीक्वेंस को का मोनोटोन सब सीक्वेंस शो कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर हमारी सीक्वेंस में फाइनाइट सम फाइनाइट डोमिनेंट। सेकेंड केस क्या है, अगर हमारी सीक्वेंस के पास सम फाइनाइट डोमिनेंट टर्म है, इफ xn हैज सब फाइनाइट डोमिनेंट टर्म, तो उस केस में हम लोग कैसे इसका प्रूफ करते हैं, इफ xn हैज सम फाइनाइट डोमिनेंट टर्म then we choose, then समझिएगा, we choose a term xn1 in xn, अभी समझा रही है पूरा टर्म, such as no xm such that m is greater than or equal to n1 is dominant in xn। सिंपल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर आपकी सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट डोमिनेंट टर्म हैं, तो देखिए ये डोमिनेशन कहीं फाइनाइट जगह तक होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं उसमें 10 डोमिनेंट टर्म है, तो आप उन 10 डोमिनेंट टर्म्स को छोड़ दीजिए, आप एक ऐसा टर्म xn चूज कीजिए, एक ऐसा xn चूज कीजिए जिसके आगे बढ़ने पर कोई भी xmth टर्म मतलब xm उस सीक्वेंस का डोमिनेंट एज नो xm इज डोमिनेंट टर्म। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सही कर लीजिएगा कि सही है वैसे, नो xm इज डोमिनेंट इन xn, मतलब आप एक ऐसा xn1 चूज कीजिए जिसके आगे कोई भी टर्म लेने पर, कोई भी xm लेने पर वो उस सीक्वेंस का डोमिनेंट टर्म नहीं हो। कैसे, मतलब जैसे आपकी सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट डोमिनेंट टर्म है, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। फाइनाइट का मतलब क्या है कि कुछ काउंटेबल, 0 1 2 3 4 5 100 1000 2000 3000 10,000, इस तरह से। जैसे मान लेते हैं ये हमारी सीक्वेंस है, ऐसे मान लेते हैं और फिर ऐसे, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप इस सीक्वेंस में लो तो कुछ फाइनाइट डोमिनेंट टर्म होंगे, तो मतलब कुछ काउंटेबल होंगे। जैसे यहां पर देखो ये फर्स्ट डोमिनेंट टर्म मिला, ये सेकंड डोमिनेंट टर्म मिला, लेकिन इसके आगे कोई भी डोमिनेंट टर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनाइट है, 1 है 2 है या 10,000 है, तो आप 10,000 के 10,000 डोमिनेंट टर्म्स निकाल लो। उसके बाद अगर क्या है कि इसमें फाइनाइट डोमिनेंट टर्म्स थे, तो कहीं ना कहीं तो आपको जाके सीक्वेंस में डोमिनेंट टर्म्स, मतलब जैसे 10,000 भी है तो 10,000 डोमिनेंट टर्म्स कहीं मिल जाएंगे। अब उसके आगे की पूरी सीक्वेंस क्या होगी, नॉन डोमिनेटिंग, मतलब इसके आगे कोई भी टर्म आपकी सीक्वेंस का कोई भी टर्म सीक्वेंस को डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो हमने वही चीज लिखी है कि आपकी सीक्वेंस में अगर कुछ फाइनाइट डोमिनेंट टर्म है, तो आप एक ऐसा टर्म अपनी सीक्वेंस में चूज करो जिसके आगे का या फिर वो खुद टर्म सीक्वेंस को डोमिनेट नहीं कर रहा है। जैसे यहां पर हमने देखा कि 2 डोमिनेंट टर्म थे और दोनों डोमिनेंट टर्म यहां तक मिल गए, तो हमने कहा इसके आगे का मतलब आप चाहो तो यही चूज कर लो, ये xn1 चूज किया, ये क्या किया आपने, xn1 को चूज कर लिया। अब आपको xn1 चूज कर लिया, ठीक है, फिर क्या करना है आपको। अब देखिए चूंकि xn1 से लेके सीक्वेंस का डोमिनेशन खत्म, तो मतलब यहां पर कोई भी टर्म डोमिनेंट नहीं कर रहा है। तो अगर यहां से कोई भी टर्म डोमिनेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म से बड़े टर्म इसके आगे पॉसिबल हैं। मतलब अगर देखिए ये सीक्वेंस का टर्म डोमिनेंस नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे बड़े टर्म इस सीक्वेंस में पॉसिबल है। अगर हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस का डोमिनेशन यहीं खत्म हो जाता है, तो मतलब इसके आगे जितने भी टर्म हैं, हर टर्म से बड़ा एक ना एक टर्म आपकी सीक्वेंस में जरूर होगा, तभी तो वो डोमिनेट नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता कि इससे बड़ा कोई नहीं है, तो इसको ये डोमिनेट कर देता, लेकिन ये डोमिनेट क्यों नहीं कर रहा है, मतलब इससे बड़ा इसकी सीक्वेंस में कोई ना कोई टर्म है।
तो फिर हम लोग अब आगे क्या करेंगे, xn। नाउ वी चूज xn2 is greater than or equal to xn such as n2 is greater than or equal to n1। ये थोड़ा सा समझाने वाली बात आ गई। अब n1 सीक्वेंस को डोमिनेट नहीं कर रहा था, तो मतलब n1 के आगे, मतलब n1 क्या, अब n1 के आगे कोई भी सीक्वेंस का टर्म डोमिनेट नहीं करेगा, तो मतलब क्या है कि n1 के डोमिनेट नहीं कर रहा, तो मतलब n1 के आगे कोई ना कोई ऐसा टर्म जरूर होगा जो n1 से ऊपर गया होगा, मतलब बड़ा होगा। तो हमने वही कहा कि आप n1 के आगे कोई ऐसा n2 चूज कर लो जिसका टर्म n1 से बड़ा हो। मतलब यहां पर कोई n2 ऐसे चूज कर लो, देखिए ये n1 के आगे भी है और n1 से बड़ा है, तो ये xn2 चूज कर लो। और ये पॉसिबल भी जरूर होगा क्योंकि xn1 डोमिनेट नहीं कर रहा, मतलब उससे बड़ा टर्म अभी सीक्वेंस में बाकी है। तो उस केस में क्या हो गया, हमको xn2 मिल गया। ठीक है, फिर क्या करना है, अब चूंकि सीक्वेंस का डोमिनेशन तो यही खत्म हो चुका, इसके आगे n1 मिला, ये डोमिनेट नहीं कर सकता। उसी तरह xn2 भी आपकी सीक्वेंस को डोमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि डोमिनेशन यही खत्म हो गया, तो ये तो इसके आगे मिल रहा है। मतलब हमने ये तो कहा था कि इसके आगे कोई भी टर्म, नो एनी टर्म xm इज डोमिनेटिंग द सीक्वेंस। तो मतलब अगर xn1 नहीं कर रहा, xn2 भी आपकी सीक्वेंस को डोमिनेट नहीं करेगा, तो इसके आगे आप n3 ऐसा चूज कर लीजिए n2 के आगे, जो xn3 जो हो ग्रेटर हो xn1 से, सॉरी xn2 से। फिर n3 के आगे n4 चूज कर लीजिए। तो उस तरीके से आपको देखिए xn1, xn2, xn3 में कैसा रिलेशन मिल गया, xn1 is less than or equal to xn2 is less than or equal to xn3 is less than or equal to xn4। और जहां पर आप ये भी देखो कि n1 is less than or equal to, मतलब आप सीक्वेंस में आगे जा रहे हो, मतलब फर्स्ट, फिर उससे बड़ा टर्म, उससे छोटा टर्म, और सीक्वेंस भी आगे बढ़ रही है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, ये सीक्वेंस हो गई आपकी ये सीक्वेंस हो गई आपकी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म, उससे बड़ा सेकंड, उससे बड़ा थर्ड, ये से बड़ा फोर्थ। तो ये कैसी है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग। और दूसरी चीज भी देखिए, ये आपके एक्शन की एक सब सीक्वेंस भी है। कैसे है, देखिए ये n1 पहले मिला, फिर n2, फिर n3, ये देखिए n1, उसके बाद n2, फिर n2 के बाद n3, n3 के बाद n4। तो मतलब ये आपके सीक्वेंस में से ही कुछ टर्म उसी ऑर्डर में उतार दिए गए हैं। तो मतलब ये आपकी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस भी है और साथ ही साथ ये मोनोटोन भी है। तो मतलब आपकी इस केस में भी सीक्वेंस की एक ना एक मोनोटोन सब सीक्वेंस जरूर पॉसिबल होगी। ये इसको हमने कैसे चूज किया है, जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। वैसे हमारे हिसाब से समझ आया होगा। जैसे ये मान लीजिए आपके सीक्वेंस की एक टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये आपकी सीक्वेंस का थर्ड टर्म है। देखिएगा थोड़ा शायद गड़बड़ कर जाते हैं हम। ये आपकी सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है, ये आपकी सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म है, ये आपकी सीक्वेंस का सिक्स्थ टर्म है ना। तो इस तरीके से टर्म है। अब देखिए हमने कहा था कि अगर आपकी सीक्वेंस में सम फाइनाइट डोमिनेंट टर्म है, जैसे इस सीक्वेंस में देखिए कोई भी टर्म डोमिनेंट नहीं है। आप इसके बारे में सोचो, ये डोमिनेंट कर ही नहीं सकता, इससे बड़ा ये है, ये x1 है, ये x2, x3, x4, x5, x6 है ना। तो आपकी सीक्वेंस में हमने कहा था कि n1 ऐसा चूज करो जहां से आपकी सीक्वेंस का डोमिनेशन खत्म होता हो। इस सीक्वेंस में कोई भी डोमिनेंट टर्म नहीं है, तो मतलब फाइनाइट ही तो है ना, जीरो। तो हम अब यहां पर जीरो के बाद का कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, चाहे तो हम पहला ही टर्म अपनी सीक्वेंस का चूज कर लें, क्योंकि इसमें कोई डोमिनेशन नहीं है। अगर कहीं तक डोमिनेशन होता तो उसके आगे का टर्म चूज करते। तो जैसे हमने फर्स्ट टर्म को चूज किया एज अ xn1, ये हमने चूज किया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसमें चूंकि जो हम टर्म चूज कर रहे हैं इसके आगे इस सीक्वेंस का डोमिनेशन खत्म हो चुका है। जैसे हमने ये टर्म क्यों चूज किया, क्योंकि अब इसके आगे कोई भी टर्म डोमिनेट नहीं कर रहा है, ये खुद भी डोमिनेट नहीं कर रहा, तो इसको x1 चूज किया। तो हमने कहा अब इसके बाद n2 n1 के आगे चूज करना है, और ऐसे चूज करना है कि n2 n1 से बड़ा हो, मतलब xn2 xn1 से बड़ा हो। और ऐसा xn2 पॉसिबल भी जरूर होगा, क्यों, क्योंकि xn1 इसीलिए डोमिनेट नहीं कर रहा क्योंकि इससे बड़ा, इससे आगे इसके बड़े टर्म पॉसिबल है। तो मतलब आप इससे बड़ा अपनी सीक्वेंस में आगे का कोई भी टर्म, जैसे इस x2 को हमने
xn2 सपोज कर लिया। फिर हमने कहा n2 के आगे का कोई ऐसा टर्म चूज करो जो xn2 से बड़ा हो, क्योंकि सीक्वेंस में डोमिनेशन तो है नहीं, तो मतलब xn2 भी डोमिनेट नहीं कर रहा। तो अगर xn2 भी डोमिनेट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इससे बड़ा टर्म जरूर आपकी सीक्वेंस में होगा। तो आप इससे बड़ा वाला चूज करो। देखो n2 के आगे ये भी है x3, लेकिन इसको नहीं चूज करना है, इससे जो बड़ा हो तो मतलब हम इसको चूज कर लेते हैं। तो ये हमारा xn3 बन गया। उसी तरह ये आपका xn4 बन गया। तो आप अगर इस सीक्वेंस को देखो तो ये कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली कि नहीं मिली। तो ये मतलब इसकी भी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल गई। अगर आप देखो इंक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस में कोई भी टर्म डोमिनेट नहीं करता। जैसे आप देखो, आपने कहा क्या ये डोमिनेट कर सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग में क्या होता है, हर टर्म अपने पीछे वाले से बड़ा। किसी को डोमिनेट करने के लिए उसके आगे के सारे छोटे होने चाहिए, और इंक्रीजिंग में हर टर्म अपने आगे वाले से छोटा होता है, तो इसलिए उसमें कोई डोमिनेट नहीं करता। और डिक्रीजिंग में सारे टर्म डोमिनेट करते हैं। ठीक है, वो सब अपनी कहानी नहीं थी, बेसिकली हमारा ये थ्योरम को प्रूफ करना था। पूरी थ्योरम का प्रूफ एक बार लास्ट में देख लेते हैं, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर xn be a real sequence. Here we need to prove that xn has a monotone subsequence. In this way there will be two cases will rise. There will two cases rise. First one is xn itself a monotone, and second one is xn is not a monotone. If xn is a monotone, then there will be nothing to prove. Then we have nothing to prove that. तो हमारे पास यहां पर कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं है, बिकॉज एवरी मोनोटोन सीक्वेंस, एवरी सबसीक्वेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस इटसेल्फ अ मोनोटोन। ठीक है, तो मतलब उसकी कोई ना कोई एक तो है ही। एंड इफ xn इज नॉट ऑन मोनोटोनिक सीक्वेंस, देन वी नीड टू प्रूव दैट xn हैज अ मोनोटोन सबसीक्वेंस। फॉर प्रूविंग दैट वी यूज डोमिनेंट टर्म। फिर उसमें ब्रैकेट में आप इसको डोमिनेंट टर्म को डिफाइन कर देंगे। ठीक, एंड in the behalf of dominant term there will be two cases rises in a non monotonic sequence. First will be there will be infinite number of dominant term, मतलब आपकी किसी भी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस में दो तरीके से डोमिनेंट टर्म हो सकते हैं, या तो वहां पर बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी डोमिनेंट टर्म हो, जैसे फर्स्ट केस हम लोग लिखे चले, और या तो सेकंड विल बी सम फाइनाइट डोमिनेंट टर्म। फॉर प्रूविंग द थ्योरम वी नीड टू प्रूव इन बोथ केसेस, हमें दोनों केसेस में दिखाना होगा कि उसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस है। तो फर्स्ट केस वी टेक फर्स्ट केस इफ देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी डोमिनेंट टर्म, उस केस में इसके पहले वाला पूरा आप पेस्ट कर देंगे, फिर आप डालेंगे फाइनाइट मेनी डोमिनेंट टर्म लिख देंगे। उस पे भी हमको एक उसकी मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल गई थी, इसमें भी हमें इसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल गई है। तो हम लोग कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि फ्रॉम अबव वी कैन से दैट इन एवरी केस a real sequence has a monotone subsequence। आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अगर आपको अभी भी इस थ्योरम के कहीं पर भी प्रूफ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर समझ आया हो कंप्लीटली तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।